हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज का वीडियो क्लास 10 के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों दोस्तों, आज हम लोग इसमें देखने वाले हैं सेट 3। जी हाँ, सोशल साइंस का जो आप लोग का सेट 3 जारी हुआ है झारखंड बोर्ड यानी कि और जेसीईआरटी के द्वारा, इसमें हम लोग सभी का आंसर देखेंगे। और दोस्तों ये आप लोग एग्जाम के लिए जो होने वाला है आप लोग का बोर्ड एग्जाम, उसके लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि दोस्तों इससे सवाल जरूर आएगा, आप लोग को पता होना चाहिए। मॉडल पेपर से बहुत सारे सवाल मैच करता है बोर्ड एग्जाम में, तो इसको जरूर पढ़ लीजिए। इसमें से बहुत सारे सवाल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और दोस्तों जितने सारे सेट है आप लोग का अपलोड कर चुका हूँ। साइंस का 5 सेट कर चुका हूँ, मैथ का 3 सेट कर चुका हूँ। आप लोग को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। क्लास 10 का, 9th का और 11th का अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। ठीक है, 12th का भी नहीं बनाया है, उसका बनाएंगे तब उसका भी अपलोड कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि सभी इसके बारे में पता चले, अच्छे से पढ़ पाए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या सवाल है। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। प्लीज एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला सवाल। फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो दोस्तों फ्रांस की क्रांति हुई थी 14 जुलाई 1789, यानी कि ऑप्शन को बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 14 जुलाई 1789। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो दोस्तों फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत यहाँ पर रूसो को कहा जाता है। याद रखिएगा, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत रूसो को कहा जाता है। और दोस्तों ये सवाल पर मुझे अच्छा जवाब नहीं मिल रहा था। बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर जरूर बोलेंगे जिसको पता होगा। ठीक है, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना, कमेंट में सभी लोग बोलेंगे। नेक्स्ट, पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ, यह कथन किसका था? मतलब कह रहा है कि पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ, यह कथन किसका था? तो दोस्तों यह कथन जो था वो रूसो का ही था। ठीक है, यानी कि 4 का ग बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलिए देखते हैं आगे। विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो दोस्तों विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना दिदरो ने की थी। याद रखिएगा, दिदरो ने विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक यहाँ पर आप लोग याद रखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि 6 का ख बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसका कथन है? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो दोस्तों बेहद ये फेमस आप लोग का कह सकते हैं नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जो कि सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये वाला। बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में, यानी कि 8 का ग बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। 9 नंबर देखिए, संताल विद्रोह के नेता कौन थे? संताल विद्रोह के नेता यहाँ पर कौन कौन थे? 4 ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सीधो और कानू। ठीक है, सीधो और कानू जो है संताल विद्रोह के नेता थे, सीधो और कानू, जो कि झारखंड से ही संबंधित है। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? खिलाफत आंदोलन के दोस्तों प्रमुख नेता कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली इसका प्रमुख नेता थे। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, उसे क्या कहते हैं? मतलब यहाँ कहा गया जा रहा है कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध जितने सारे वस्तु है, ठीक है, हमारी आवश्यकता पूरा करने में सक्षम है, प्रयुक्त है, की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। मतलब ये एक मेन जो डिफिनेशन है संसाधन का। ठीक है, आसपास का हर एक वस्तु जो हमारे उपयोग में लाई जा सकती है वो संसाधन ही कहलाती है। हर एक वस्तु संसाधन ही है। भूमि निम्नीकरण में निम्न में से किन की भूमिका नहीं है? दोस्तों भूमि निम्नीकरण यानी कि भूमिका कह सकते हैं ह्रास, तो किसकी भूमिका नहीं है? वनों का काटना, अति पशुचारण, खनन की मधुमक्खी पालन। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ जो वनों का काटना है, वनों के काटने से भी भूमि निम्नीकरण होता है और अति पशुचारण से भी होता है भूमि निम्नीकरण। क्यों? गाय बैल ज्यादा घास खा जाएगा तो वहां भी फिर पानी गिरेगा तो पानी मिट्टी बहा के चल जाएगा। खनन तो होता ही है, मिट्टी का उसमें ह्रास वनों को काटने से होता ही है। वन अगर काट देंगे, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो मिट्टी को जकड़ नहीं रख पाएगा, उससे भूमि निम्नीकरण होगा। लेकिन मधुमक्खी पालन से कोई संबंध ही नहीं है भूमि निम्नीकरण का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मैदानों के रूप में पाया जाता है? भारत के कुल क्षेत्रफल का दोस्तों कितना प्रतिशत भाग मैदानों के रूप में पाया जाता है? तो 13 का दोस्तों यहाँ सही उत्तर हो जाएगा 43%। ठीक है, यानी कि 13 का ग बिल्कुल सही हो जाएगा 43%। लो एस किस प्रकार से संसाधन है? नवीकरण योग्य, प्रवाह, जैव, अनवीकरण योग्य। तो दोस्तों लो संसाधन यहाँ पर आप लोग का अनवीकरण योग्य संसाधन हो जाएगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन घ अनवीकरण। क्यों? क्यों लो संसाधन एक बार दोस्तों आप मतलब इसका सीमित भंडार है,
ठीक है, ये नहीं कि डेली पैदा हो रहा है, ये सीमित भंडार जितना है उतना ही है, एक बार खत्म कीजिए, यूज कीजिएगा, दोबारा यूज नहीं होगा। गुलाबी सिर वाली बतख, गुलाबी सिर वाली बतख किन जातियों में शामिल है, गाना मत बोलिए, गुलाबी सिर वाली बतख किन जातियों में शामिल है। तो 15 का सही दोस्तों हो जाएगा लुप्त जातियां, यानी कि ऑप्शन घ बिल्कुल सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग 16 नंबर की तरफ। 16 नंबर क्या पूछ रहा है देख लीजिए, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन से। जैव विविधता मतलब क्या, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाया जाता है, ठीक है, पेड़ पौधे को काटा जाता है, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु को मारा जाता है, वही वाला। तो उसको कम कौन करता है, कारक कौन है, वन्य जीव के आवास का विनाश, ये भी है। वन्य जीव को मारना या शिकार करना, हाँ इससे भी कम होता है। और पर्यावरण प्रदूषण एवं दवानल, ये भी प्रदूषित करता है और ये भी जब विविधता को खत्म कर रहा है। लेकिन कृषि उत्पादन लेकिन हाँ उपरोक्त सभी यहाँ पर है, वो सही हो जाएगा, ठीक है, 16 का घ सही हो जाएगा, क्योंकि सभी चीज है जब विविधता, जो जैव विविधता को अफेक्ट करता है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। चिपको आंदोलन फेमस आंदोलन है दोस्तों, जो ये पेड़ पौधों से संबंधित है, वनों की कटाई को रोकने के लिए, ठीक है। तो चिपको आंदोलन वनों की कटाई को रोकने के लिए संबंधित है, याद रखिएगा, ठीक है, जिसमें लोग क्या करते थे, पेड़ों को गले लगाकर खड़े हो जाते थे इस आंदोलन में, ताकि कोई काट ना पाए। नेक्स्ट, जल की कमी के क्या कारण है। अतिशोषण, अति प्रयोग, समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण की उपरोक्त सभी। तो 18 का दोस्तों हो जाएगा, देखिए अति शोषण भी है, अत्यधिक प्रयोग भी है, और समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण भी है। यही सब कारण है कि जल की में कमी आ जाता है, जल की मात्रा में। टांका क्या होता है। टांका क्या होता है, तो टांका दोस्तों पीने के पानी को संग्रहित करने का भूमिगत टैंक होता है, ठीक है, जिसको टांका बोलते हैं राजस्थानी भाषा में। तो टांका क्या है, पीने के पानी को संग्रहित करने का भूमिगत टैंक, जो भूमि में गड्ढा खोद करके वहाँ पर वर्षा जल को एकत्रित किया जाता है, उसको कहते हैं टांका। टंकी हम लोग बोलते हैं, तो उसको टांका कहा जा रहा है। सन 2025 तक कितने लोगों के जल की कमी झेलने की भविष्यवाणी की गई। सन 2025 तक कितने लोगों के जल की कमी झेलने की भविष्यवाणी की गई है। तो याद रख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर 20 करोड़ लोगों को जल की कमी झेली जा सकती है, झेलना पड़ेगा 2025 तक, यानी कि 20 का सही उत्तर क नंबर हो जाएगा। आगे देखिए 21 नंबर क्या बोल रहा है, हम किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे करते हैं। किसी भी देश का प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे होती है, उस देश की कुल आय बटे उस देश की कुल जनसंख्या। तो देखिए कौन वाला है, उस देश की कुल आय बटे उस देश की कुल जनसंख्या। किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर, बिल्कुल सही उत्तर है, ख नंबर देख लीजिए। उस देश की कुल जनसंख्या को कुल आय से भाग देकर हम उस देश का प्रति व्यक्ति आय निकाल सकते हैं, ठीक। वे देश जिनकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय $12,056 प्रतिवर्ष थी, प्रतिवर्ष या उससे अधिक होती थी, तो वह देश निम्न में से किस श्रेणी में अंतर्गत होगा। तो ये दोस्तों किसके अंतर्गत होगा, अगर किसी देश का प्रति व्यक्ति आय 2017 में $12,056 था, $12,056 था, तो यह किस देश में, किस श्रेणी में आता है, विकासशील की, विकसित की, अर्धविकसित की, अविकसित। तो 22 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का विकसित, ठीक है। अगर इससे अधिक होती है तो किस में आ जाएगा, विकसित में आ जाएगा। और भारत दोस्तों विकसित देशों में नहीं है, विकासशील देशों में है, यानी कि भारत का जो आय है प्रति व्यक्ति वो सालाना $12,056 से भी कम है। मतलब आप मान सकते इसको ऑलमोस्ट 85 से 90 हज़ार के बीच सालाना, मतलब 12-72 वर्ष से 84, 7,000 से भी कम महीना कमाता है भारत के लोग एवरेज तौर पर। सतत विकास का उद्देश्य है, सतत विकास का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों याद रखिएगा, सतत विकास का उद्देश्य है विकास वर्तमान के लिए एवं आने वाली पीढ़ी दोनों के लिए, ठीक है। गौ नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, 23 का गौ सही हो जाएगा। 24 देखिए क्या बोल रहे हैं, 24 नंबर ये बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। दोस्तों केरल सबसे शिक्षित राज्य है, सबसे शिक्षित लोग वहीं पर रहते हैं, मतलब ये शिक्षा के मामले में सबसे आगे है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है, बोल रहा है, यदि एक देश की प्रति व्यक्ति आय 500 है तथा जनसंख्या 5,000 है, तो उस देश की कुल आय निम्न में से कौन होगी। तो देखिए हम लोग जानते हैं कुल आय बराबर प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है, कुल जनसंख्या, कुल आय बटे कुल जनसंख्या। यानी कि दोस्तों ये वाला हम लोग निकालेंगे कुल आय, तो क्या कर देंगे, दोनों को गुना कर देंगे, 5 गुने 25 और यहाँ पर 5025 लाख हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कौन वाला हो जाएगा आपका, ये वाला उत्तर क नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, निम्न में से कौन सी क्रियाकलाप द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत कौन वाले क्रिया। दोस्तों देखिए द्वितीयक क्षेत्र का मतलब होता है जो विनिर्माण, जो कच्चा पदार्थों का उपयोग करके कोई नया चीज बनाता है उसको द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र का मतलब, क्षेत्र को अच्छे से पढ़ लीजिए दोस्तों, हर एक बार इससे सवाल रह रहा है और आगे भी एग्जाम में रहेगा, फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी रहेगा, इसलिए क्षेत्र को मत छोड़िए और प्राथमिक क्षेत्र को, द्वितीयक क्षेत्र को, तृतीयक क्षेत्र को अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि इससे सवाल जरूर बनेगा, ठीक है।
तो यहाँ आगे देखिए क्या बोला है, निम्न में से कौन क्रियाकलाप, हाँ द्वितीय। तो यहाँ पर देखिए विनिर्माण कौन बोला है, प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के द्वारा बदला जाता है, यही दोस्तों यहाँ पर द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आगे देखिए 27 में प्रचंड बेरोजगारी का मतलब ऐसी स्थिति है जहां लोग क्या नियोजित तो है लेकिन उत्पादकता क्या है, शून्य है। जी हाँ, यानी कि आप लोग का गौ नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब इसको ऐसे समझ सकते हैं, कोई खेत में अगर 2 व्यक्ति काम करने से वो काम हो जाएगा, लेकिन बिना मतलब उसमें 5 आदमी लगा हुआ है, ठीक है, तो भी काम तो वही होगा। 5 व्यक्ति से भी काम आपका थोड़ी ज्यादा होगा, मतलब जो काम है वही काम होगा, मतलब बाकी जो 3 व्यक्ति एक्स्ट्रा लगा बेकार लगा, उसके बिना भी काम हो सकता है, मतलब वो पर्सन बेरोजगारी में है। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है 28 नंबर, 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के 7% क्या कहलाता है। तो दोस्तों 28 का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर निवल उपस्थिति अनुपात कहते हैं इसको, ठीक है, यानी कि कॉस सही हो जाएगा। आगे देखिए 29 नंबर, संगठित क्षेत्र का सही अर्थ चुने। संगठित क्षेत्र क्या है, मतलब जो सरकारी नौकरी है एक्चुअली वही संगठित क्षेत्र है, आप लोग समझ सकते हैं। तो इस क्षेत्र में नौकरियां नियमित नहीं है, यह कम वेतन पर काम प्रदान करता है, यह सरकार के नियंत्रण से बाहर है, कि यह उन उद्यमों को शामिल करता है जहां रोजगार की शर्तें नियमित है। ये सही है, ठीक है, जहां रोजगार की शर्तें नियमित है, आपको छुट्टी के टाइम छुट्टी मिलेगा, ठीक है, आपको एक्स्ट्रा बोनस भी दिया जाएगा, जो भी चीज़ है इसमें दिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, मतलब सरकारी नौकरी ही है, ठीक है, इसलिए तो सब पड़ा हुआ है सरकारी नौकरी के पीछे। कौन से क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है दोस्तों, जिसमें सेवा होती है, जैसे बस, टैक्सी ड्राइवर, कोई पढ़ा रहा है टीचर, वो सब सेवा क्षेत्रक है, ठीक है। तो ये दोस्तों सेवा क्षेत्रक तृतीय क्षेत्रक होते हैं, तो इसको याद कर लीजिए, गौ नंबर सही हो जाएगा। सत्ता की साझेदारी की क्षैतिज वितरण के अंतर्गत कौन शामिल है दोस्तों, क्षैतिज वितरण, सत्ता का एक होता है क्षैतिज वितरण, एक होता है ऊर्ध्वाधर वितरण। तो क्षैतिज वितरण में कौन कौन आता है, तो 31 का याद कर लीजिए दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का गौ नंबर, यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा गौ नंबर। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, मतलब यूरोपीय संघ का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स में दोस्तों यूरोप के संघ का मुख्यालय स्थित है। सामुदायिक सरकार किस देश से संबंधित है, सामुदायिक सरकार किस देश से संबंधित है, तो दोस्तों ये आप लोग का हो जाएगा सामुदायिक सरकार किस देश से संबंधित है, तो इसका घ नंबर सही आंसर हो जाएगा मेरे अनुसार, ठीक है। आगे देखिए क्या है, बेल्जियम में डच भाषा बोलने वालों की आबादी कितनी प्रतिशत है, बेल्जियम में डच भाषा बोलने वाली की आबादी कितना प्रतिशत है, 59%, मतलब काफी ज्यादा डच बोला जाता है बेल्जियम में, ठीक। 35 में देखिए क्या बोल रहा है, सत्ता की साझेदारी के ऊर्ध्वाधर वितरण से निम्न में से कौन संबंधित है, ये तो हम बता दिए ना, ऊर्ध्वाधर, हाँ ऊर्ध्वाधर, 36 वितरण था, अब ऊर्ध्वाधर वितरण पूछा है, तो देखिए 35 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, ये ऊर्ध्वाधर वितरण है सत्ता का, ठीक है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, ठीक। और विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका क्षैतिज वितरण है, इससे पहले आप लोगों को बताएं। इनमें से कौन संघ सूची का विषय है, संघ सूची का विषय कौन वाला है, तो याद रखिएगा प्रतीक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, ये सब संघ सूची का विषय है। 37 नंबर देख लीजिए क्या बोल रहा है, हमारे देश में राजभाषा हिंदी को बोलने वालों का प्रतिशत कितना है, हमारे देश में राजभाषा हिंदी को बोलने वालों का प्रतिशत कितना है, तो दोस्तों हमारे देश में, ठीक है, हमारे देश में यहाँ पर 40% लोग ही हिंदी बोलते हैं, मतलब बाकी लोग क्या सर इंग्लिश बोलते हैं, नहीं नहीं भैया, इंग्लिश नहीं बोलते हैं, वो लोग अपना क्षेत्रीय भाषाएं हैं, कोई संथाली बोल लेता है, कोई कुड़माली बोल लेता है, कोई बिहारी बोल लेता है, कोई तमिल बोल लेता है, इस तरह से। आगे देखिए क्या बोला है, भारत की अनुसूचित भाषाओं में झारखंड की कौन सी भाषा शामिल है, भारत की अनुसूचित भाषा जो है उसमें झारखंड की दोस्तों यहाँ पर संथाली भाषा शामिल है, ठीक है। आगे देखिए पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो दोस्तों अभी ये बढ़ा करके 50% तक कर दिया गया आरक्षण को, ठीक है। भारत में वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम कब उठाया गया था, वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम कब उठाया गया था, तो वो दोस्तों 1992 में उठाया गया था, ठीक है। तो ये था दोस्तों आप लोग का टोटल 40 सवाल, सभी को देख लीजिए आंसर और कैसे समझ भी लीजिए ताकि एग्जाम में कोई गलती ना करे। एग्जाम में दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस में से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर पूछे जाएगा, इसलिए सभी को जरूर देख लीजिए इतने सारे क्वेश्चंस हैं। चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।